लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मौर्यन एम्पायर का कैसे डिक्लाइन हुआ और शुंगा डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। हमें एक बार रिकैप देखना पड़ेगा ताकि हम आगे की वीडियो समझ सकें। तो सबसे पहले हमने देखा था कि अशोक की डेथ के बाद, अशोक की डेथ हुई थी 232 बीसी के अराउंड। उसके बाद पूरा मौर्यन एम्पायर वीक हो गया था। सबसे पहले तो पार्टीशन हो गया था। पूरे मौर्यन एम्पायर का दो पार्ट में डिवीजन हो गया था। ये वाला जो पार्ट था, जो गैंगेटिक वैली के पास था, ये रूल करा था दशरथ, जो अशोक का ग्रैंडसन था। और जो वेस्ट वाला पार्ट था वो रूल कर रहा था कुणाल, जो अशोक का बेटा था। इसके अलावा कई स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो गई थी मौर्यन एम्पायर से। उसका रीज़न ये था कि अशोक एक काफ़ी पावरफुल एम्परर था एंड ही वॉज एबल टू इंटैक्ट द होल एम्पायर। बट जो उसके सक्सेसर्स थे वो काफ़ी वीक थे, उनकी पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग नहीं होगी एंड वो सामने वाले को पता चल जाता है और हर कोई उस टाइम पे पावर लेना चाहता था, पावर कैप्चर करना चाहता था। तो जब प्रोविंसेस ने देखा, पूरे मौर्यन एम्पायर में काफ़ी प्रोविंसेस थी, जब उन प्रोविंसेस ने देखा कि अब सेंटर ही स्ट्रांग नहीं है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हम अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके अपना खुद का रूल करेंगे। हम मौर्यन एम्पायर के अंडर में नहीं आएंगे, हम अपना खुद का ही रूल करेंगे, हमारी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, हमारे खुद के लॉज होंगे। तो इसलिए ही काफ़ी स्टेट्स ने मौर्यन एम्पायर से इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट कर दिया। उसमें एक स्टेट था डेक्कन में, जहाँ पे सतवाना डायनेस्टी बनी। तो सतवाना ने डेक्कन को इंडिपेंडेंट करके अपना खुद का रूल स्टार्ट करा। डेक्कन के अलावा कलिंगा, कलिंगा में खरेवाल थे, वो भी पूरे मौर्यन एम्पायर से इंडिपेंडेंट हो गए। इन दो स्टेट्स के अलावा जो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, जो नॉर्थ वेस्ट में जितनी भी स्टेट्स थी, वो भी मौर्यन एम्पायर से इंडिपेंडेंट हो गए। तो डेक्कन, वहां पे सतवाना बना। डेक्कन का पूरा एरिया थोड़ा सेंट्रल इंडिया का एरिया, तो सतवाना वहां पे आए। कलिंगा, कलिंगा में खरेवाल था, खरेवाल ऑफ कलिंगा, वो इंडिपेंडेंट हुआ। और जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया था वो भी इंडिपेंडेंट हुआ। तो जो मौर्यन एम्पायर था वो सिर्फ इस वाले एरिया में रह गया। ये छोटा सा एरिया, ये मौर्यन एम्पायर का रह गया। उसके अलावा जो पूरा इंडिया था, जो एक टाइम पे मौर्यन एम्पायर के टाइम पे पॉलिटिकली यूनाइटेड था, उसमें कई छोटे छोटे किंगडम्स बन गए। जैसे सतवाना हो गया, कलिंगा हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट में काफ़ी बने, यहाँ पे भी बने कुछ। अब जब ये इंडिपेंडेंट हुए, ये नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया था, जब ये लोग इंडिपेंडेंट हुए, ये वापस एक दूसरे से लड़ने लगे। और स्मॉल स्टेट से, छोटे छोटे स्टेट से वो इंडिपेंडेंट हो गए, एक दूसरे से लड़ने लगे पावर के लिए। और उसकी वजह से जो ये नॉर्थ वेस्ट वाला फ्रंटियर था, ये वीक हो गया। मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, पूरे हिस्ट्री के थ्रू आउट में ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला फ्रंटियर है वो हमेशा से वीक रहा है, जिसकी वजह से फिर अब क्या होता है, इन्वेजन्स। तो इस वीडियो में हम उन इन्वेजन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में कौन कौन से बाहर के रूलर्स आए थे और उन्होंने अपना डायनेस्टी स्टैब्लिश करी थी। अब 185 में मौर्यन एम्पायर पूरा खत्म हो जाता है। जो लास्ट रूलर थे बृहद्रथ मौर्यन एम्पायर के, उनका असैसिनेशन हो जाता है और वो करते हैं पुष्यमित्र शुंगा और अपनी शुंगा डायनेस्टी स्टैब्लिश कर देते हैं। ये रहा शुंगा एम्पायर। तो 185 में ही शुंगा का स्टैब्लिशमेंट हो जाता है। उसके अलावा सतवाना ऑलरेडी थे। मैंने आपको बताया था जब मौर्यन एम्पायर वीक थे तो सतवाना ने अपना एरिया ऑलरेडी इंडिपेंडेंट कर लिया था। और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे छोटे छोटे स्टेट्स थे जो एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो ये वाला जो एरिया था वीक था। तो सुंगा डायनेस्टी यहाँ पे हो गई, ये सतवाना एम्पायर यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे अभी ये इंडो ग्रीक मत देखिए, अभी यहाँ पे ये 185 के टाइम पे, 185 के यहाँ पे अभी इंडियन स्टेट्स ही थे जो मौर्यन एम्पायर से इंडिपेंडेंट हुए थे। अब 184 में क्या हुआ, 184 में यहाँ पे इन्वेजन हो गया। एक साल बाद ही, जैसे मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ, 185 में मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ था, यहाँ पे सुंगा डायनेस्टी बन गई थी, यहाँ पे सतवाना एम्पायर था यहाँ पे डेक्कन में। उसके एक साल बाद ही जो नॉर्थ वेस्ट वाला फ्रंटियर है वहाँ पे इन्वेजन हो गया। और जो इन्वेजन करा था, सबसे पहले जो इन्वेजन हुआ वो करा था बैक्ट्रिया ने। अब जो ये बैक्ट्रियंस थे, ये इस ग्रेको बैक्ट्रियन किंगडम से आए थे। अब आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ग्रेको बैक्ट्रियन किंगडम था ये यहाँ पे आया कैसे। तो हमें अब इंडिया की हिस्ट्री से बाहर जाके थोड़ा सेंट्रल एशिया की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, तभी हमें आगे का समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा।
हमने देखा था जब हम 600 बीसी वाले पीरियड पे पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि 600 बीसी के अराउंड पर्शियन इन्वेजन हुआ था और थोड़े टाइम बाद ही ग्रीक इन्वेजन हुआ था। पर्शियन इन्वेजन करा था साइरस ने और ग्रीक इन्वेजन करा था अलेक्जेंडर ने। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आपको याद है तो पहले वाली वीडियोस को जाके देखिए। ये 600 बीसी के अराउंड पे हुआ था जब मगध एम्पायर का राइज हो रहा था। जो ये साइरस थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इन्वेडेड इन इंडिया, तो ये आपको याद रखना था। अब साइरस का किंगडम था और उस किंगडम को कहते थे अकीमेडियन एम्पायर। ये भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको यह भी बताया था कि अकीमेडियन एम्पायर की टेरिटरी कितनी कितनी थी। यूरोप में थोड़े बाल्कन स्टेट्स, अफ्रीका में थोड़ा इजिप्ट वाला एरिया और सेंट्रल एशिया काफ़ी था और इंडस तक वो फैला हुआ था। तो वो यहाँ तक काफ़ी फैला हुआ था। ये अकीमेडियन एम्पायर खत्म हो गया था और इसकी जगह बन गया था मैकेडोनियन एम्पायर। और हमने ये भी देखा था जो ये एम्पायर था वो बनाया था अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। ठीक है, तो सबसे पहले साइरस का अकीमेडियन एम्पायर था, अलेक्जेंडर ने इसे कॉन्कर करा और अपना मैकेडोनियन एम्पायर बना दिया अकीमेडियन एम्पायर की जगह। अब जो ये मैकेडोनियन एम्पायर था, तो अब हुआ क्या, जब अलेक्जेंडर इंडिया से वापस जा रहे थे तो जो नॉर्थ वेस्टर्न उनकी प्रोविंसेस थी, हमने देखा था उन्होंने नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को अटैच कर रखा था अपने मैकेडोनियन एम्पायर में। तो जो उनकी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस थी, ये वाली टेरिटरी उन्होंने दे दी थी सेल्यूकस निकेतार को। जो ये सेल्यूकस निकेतार थे, ये अलेक्जेंडर की आर्मी में एक जनरल थे जिसे अलेक्जेंडर ने ये टेरिटरी दे दी थी कि सेल्यूकस निकेतार अलेक्जेंडर के नाम पे रूल करे या फिर मैकेडोनियन एम्पायर के नेम पे रूल करे। तो सेल्यूकस निकेतार को अलेक्जेंडर को कुछ ट्रिब्यूट्स देनी होती और यहाँ पे सेल्यूकस निकेतार रूल करते। सो किंग तो अलेक्जेंडर ही थे, बट एक तरीके से इन्हें आपका गवर्नर बना दिया था। ओके, पर जब अलेक्जेंडर वापस जा रहे थे तो उनकी बेबीलोन के पास पहुंचते पहुंचते डेथ हो गई थी। तो अलेक्जेंडर की डेथ हुई और इस बात का फायदा उठाया सेल्यूकस निकेतार ने और अब उस पूरे मैकेडोनियन एम्पायर को डिवाइड करके अपना बनाया सेल्यूसिड एम्पायर। ये मैकेडोनियन एम्पायर वीक हुआ अलेक्जेंडर की डेथ के बाद। ठीक है, अब जब वीक हुआ तो इसमें कई एम्पायर्स बने, उसमें से एक था सेलेसिड एम्पायर जो सेल्यूकस निकेतार ने बनाया था अलेक्जेंडर की डेथ के बाद। फायदा उठाया था उन्होंने अलेक्जेंडर की डेथ के बाद। ओके, अब जो सेल्यूसिड एम्पायर था इसका भी डिवीजन हो गया, ये भी वीक हुआ सेल्यूकस निकेतार की डेथ के बाद। ये वाला एम्पायर भी वीक हुआ इनका और इसमें काफी इंडिपेंडेंट किंगडम्स बने। उसमें से एक था बैक्ट्रिया, एक था साइथिया, एक था पार्थिया, और भी थे बट ये तीन इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ने हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं। तो सबसे पहले साइरस ने अपना अकीमेडियन एम्पायर बनाया, उसके बाद अलेक्जेंडर ने उसे कॉन्कर करा और बना दिया मैकेडोनियन एम्पायर। अलेक्जेंडर की डेथ के बाद मैकेडोनियन एम्पायर वीक बना और इस बात का फायदा उठाया सेल्यूकस निकेतार ने और उसके एक प्रोविंस को बना दिया अपना सेल्यूसिड एम्पायर। अब सेल्यूकस निकेतार की डेथ के बाद ये सेल्यूसिड एम्पायर भी वीक हुआ और इसके जो प्रोविंसेस थे वो इंडिपेंडेंट होने स्टार्ट हो गए। उनमें से तीन प्रोविंसेस थे बैक्ट्रिया, पार्थिया और साइथिया। ये वाला एरिया बैक्ट्रिया का था, इसके ईस्ट में ये साइथिया थे, ये साइथिया का एरिया था और इसके वेस्ट में ये पार्थिया थे। मैप पे नहीं है, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। अब हम देखेंगे कि इन ट्राइब्स ने इंडिया में इन्वेड क्यों करा। सबसे पहला रीजन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अशोक की डेथ के बाद मौर्यन एम्पायर वीक हुआ और कई कई अलग अलग स्टेट्स इंडिपेंडेंट होने लगे। उनमें से एक था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। जब ये इंडिपेंडेंट हुआ इसमें कई छोटे छोटे स्टेट्स बने जो एक दूसरे से लड़ने लगे और उसकी वजह से ये पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वीक हो गया, तो इसे इन्वेड करना ईजी था। एक रीजन तो ये है, काफी सिंपल। दूसरा एक रीजन है कि जो साइथिया के ईस्ट में एक ट्राइब रहती थी जिसे हम कहते थे यूची ट्राइब।
यूची ट्राइब भी काफी वायलेंट थी और ये साइथिया, बैक्ट्रिया, पार्थिया ये सब इस यूची ट्राइब से डरते थे। यूची ट्राइब चाइना में इन्वेड करना चाहती थी, जो उसके ईस्ट में था। चाइना यहाँ पे था, तो यूची ट्राइब यहाँ पे इन्वेड करना चाहती थी। बट चाइना के रूलर ने क्या करा, यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी, तो यूची ट्राइब अब यहाँ पे इन्वेड नहीं कर सकती थी। ठीक है, यूची ट्राइब के पास अब दो ऑप्शन थे, या तो वो वेस्ट जाए और या पे वो साउथ जाए। साउथ इसलिए नहीं जा सकती थी क्योंकि यहाँ पे था तिब्बत, और ये वाला एरिया काफी हाइट पे है। तिब्बत वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू पे है, तो यहाँ पे इन्वेड करना इम्पॉसिबल था। तो यूची ट्राइब के पास अब एक ही ऑप्शन बचा, वेस्ट में जाने का। अब यूची ट्राइब वेस्ट में मूव हुई और यहाँ पे साइथिया था, साइथियन लोग थे यहाँ पे। तो साइथिया को काफी प्रेशराइज फील हुआ और साइथिया यूची से डरते थे, तो साइथिया और वेस्ट में मूव होने लगे। अब जब साइथिया वेस्ट में मूव होने लगे तो यहाँ पे बैक्ट्रियन थे, यहाँ पे इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ और बैक्ट्रियंस को अब काफी प्रेशराइज फील हुआ और ये लोग अब इंडिया में इन्वेड होने लगे। क्योंकि ये वाला एरिया ऑलरेडी वीक था, तो बैक्ट्रियन को लगा कि हम यहाँ पे इन्वेड होकर आराम से रह लेंगे। साइथिया बैक्ट्रिया से ज्यादा खतरनाक थी, तो बैक्ट्रिया वीक थी, साइथिया उससे पावरफुल थी और सबसे ज्यादा पावरफुल यूची थी, और साइथिया से भी ज्यादा पावरफुल पार्थिया थी। बट पार्थिया से ज्यादा पावरफुल यूची थी, यूची सबसे ज्यादा पावरफुल थी। तो बैक्ट्रिया नंबर 1 पे आती थी, फिर साइथिया नंबर 2 पे आती है, पार्थिया नंबर 3 पे आती है और यूची जो ट्राइब थी 4th पे आती है। अब हम देखेंगे इन चारों ट्राइब ने इंडिया को कैसे इन्वेड करा। तो सबसे पहले हम बैक्ट्रिया की बात करेंगे। So Bactria and Parthia became independent from the Syrian Empire in the middle of the 3rd century BCE. Syrian Empire is the Seleucid Empire. Okay, and Seleucid Empire weak हुआ, उसके काफी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने, उसमें से था एक बैक्ट्रिया, पार्थिया और एक था साइथिया। इसमें साइथिया भी ऐड कर लीजिए। अब हम सबसे पहले बैक्ट्रिया की बात करते हैं। तो बैक्ट्रिया के जो रूलर थे, इस वाले जो ग्रेको बैक्ट्रिया किंगडम के जो रूलर थे, उनका नाम था डिमेत्रियस, किंग थे ये। सो द ग्रीक रूलर ऑफ बैक्ट्रिया इन्वेडेड अफगानिस्तान एंड पंजाब। अब जब यहाँ से साइथिया ट्राइब से इन पे प्रेशर आता रहा था, तो इन्होंने इन्वेड करना स्टार्ट करा। सबसे पहले इन्होंने अफगानिस्तान वाला एरिया कैप्चर करा और उसके बाद धीरे धीरे ये पंजाब वाला एरिया कैप्चर करा। ठीक है, तक्षशिला में गए वो। तक्षशिला उन्होंने अपने इस इंडो ग्रीक किंगडम की कैपिटल बना दी। अब जब ये इंडिया में आ गए और ग्रीक्स भी थे, तो अब ये इंडो ग्रीक किंगडम हो गया। ओके, ग्रेको बैक्ट्रियन किंगडम था वो पहले, बट अब ये इंडो ग्रीक किंगडम हो गया क्योंकि अब ये इंडिया में आ गए। ये ग्रेको बैक्ट्रियन किंगडम खत्म हो गया था क्योंकि यहाँ पे साइथियंस आ गए। वो हम देखेंगे कैसे। तो उन्होंने अपनी कैपिटल तक्षशिला बनाई। तक्षशिला से उन्होंने 2 अपने कमांडर को भेजा और आगे इन्वेड करने के लिए, क्योंकि अभी भी साइथियन ट्राइब से प्रेशर आ रहा था। वो भी अब धीरे धीरे इंडिया में इन्वेड करने की कोशिश करेगी। ऑल्दो यहाँ पे लड़ाई हो रही है, ये जो बैक्ट्रिया है ये साइथिया को रोक रहे हैं, बट इन्हें और टेरिटरी चाहिए थी इन्वेड करने के लिए। तक्षशिला से उन्होंने 2 अपने कमांडर को भेजा, उनमें से एक थे अपोलोडोटस। अपोलोडोटस यहाँ पे इस इंडस वाले एरिया में गए, यहाँ पे पूरा कैप्चर कर लिया और सिंडो ग्रीक किंगडम में एनेक्स कर दिया। इंडस से वो गए उज्जैन, और इस वाले एरिया को भी उन्होंने पूरे इंडो ग्रीक किंगडम में नेक्स्ट कर दिया। उज्जैन थी पहले अवंती की कैपिटल, तो यहाँ पे पहले अवंती था, हमने देखा था। अब पहले तो मौर्यन एम्पायर ये पूरा बन गया था, बट फिर उससे पहले अवंती था, उज्जैन उसकी कैपिटल थी, है ना। तो इस वाले एरिया को पूरा एनेक्स कर दिया था। तो अपोलोडोटस ने तो ये करा, और उन्होंने दूसरा कमांडर तक्षशिला से भेजा मथुरा की तरफ, जिसका नाम था मिनांडो। उन्होंने सबसे पहले मथुरा वाला एरिया, ये पूरा एरिया कैप्चर करा, और उसके बाद उन्होंने काफी अटेम्प्ट करे इस पतालीपुत्र को कैप्चर करने के लिए। और मैंने बताया था कि इस टाइम पे जो रूल था वो था सुंगा एम्पायर का। ठीक है, ये लोग 185 में इस्टेब्लिश हो गए थे मौर्यन एम्पायर को हटा के। तो सुंगा डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही थी, और सुंगा डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही था कि उन्होंने इस गैंगेटिक वैली को प्रोटेक्ट करा फॉरेन इन्वेजन से। सबसे पहले पुष्यमित्र सुंगा ने इन्हें काफी रोका था। फिर पुष्यमित्र सुंगा के बेटे थे अग्निमित्र। अग्निमित्र सुंगा ने भी काफी यहाँ पे उन्हें रोकने की कोशिश करी, पर सबसे ज्यादा जो रोकने की कोशिश करी है वो है वासुमित्र ने। वासुमित्र वॉज द ग्रैंडसन ऑफ पुष्यमित्र सुंगा, एंड उन्होंने ही मिनांडर की सारी अटेम्प्ट्स को रोका और उसे यहाँ पे पटालीपुत्र में इन्वेड नहीं होने दिया। तो हो भी गए थे, ये आ गए थे यहाँ पे, बट वासुमित्र सुंगा ने उन्हें वापस भेजा और फिर ये वाला एरिया रह गया था उनका। तो सुंगा डायनेस्टी की वजह से मिनांडर मथुरा से आगे नहीं बढ़ पाए और पटालीपुत्रा से ही उन्हें वापस आना पड़ा।
मतलब पाटलिपुत्र तक आ गए थे पर उन्हें वापस आना पड़ा। तो फ्रॉम तक्षशिला ही सेंट टू ऑफ हिज कमांडर्स अपोलोडोटस एंड मिनांडर फॉर फर्दर कॉन्क्वेस्ट। अपोलोडोटस कंकर्ड द सिंध एंड मार्च अप टू उज्जैन, ये हमने देख लिया ये वाला। और मिनांडर एक्सटेंडेड हिज रूल अप टू मथुरा, ये भी देखा हमने, मिनांडर ने मथुरा तक कर लिया था। एंड फ्रॉम देयर ही मेड अटेम्प्ट टू कैप्चर पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को कैप्चर करने की कोशिश करी थी, बट सुंगा डायनेस्टी वहां पे थी और सुंगा डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर थे वो थे वासुमित्र, ये पुष्यमित्र के ग्रैंडसन थे, और इन्होंने वापस मिनंदर को हरा के उन्हें वापस भेज दिया। तो ये था बैक्ट्रियंस के बारे में। अब हम थोड़ा मिनांडर के बारे में पढ़ लेते हैं। मिनांडर एक कमांडर थे और उनका जो रूल था वो 155 से 130 बीसी में था। ये कमांडर थे डेमेत्रियस की आर्मी में। डेमेत्रियस ने इन्हें परमिशन दे रखी थी कि जो जो एरिया ये कैप्चर करेंगे वो वहां पे रूल कर सकते हैं, बट इंडो बैक्ट्रियन किंगडम के नेम पे। तो मिनेंडर अपनी खुद की कोई डायनेस्टी नहीं बनाएंगे, जो भी वो रूल करेंगे वो इंडो बैक्ट्रियन के नेम पे करेंगे। डेमेत्रियस किंग रहेगा, तो ये एक टाइप के गवर्नर थे। इनके जो किंगडम की कैपिटल थी, जो जो इन्होंने एनेक्स करा था एरिया, हमने देखा था कि इन्होंने मथुरा तक एनेक्स करा था, वहां से इन्होंने पाटलिपुत्र कैप्चर करने की भी कोशिश करी थी, बट वो फेल हो गए थे। तो इनका जो पूरा किंगडम था जो इन्होंने एनेक्स करा था, और इनकी कैपिटल जो थी वो थी सकाला। सकाला आज का सियालकोट है, ये याद रखिएगा। इनका दूसरा नाम था मिलिंद। अब आप देखिए जो मिनांडर है ये है ग्रीक वर्ड, और जो मिलिंद है वो है इंडियन वर्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंडो ग्रीक्स थे, ये जो इंडो बैक्ट्रियंस थे, ये आए तो थे कॉन्क्वेस्ट करने के लिए, राइट, बट ये इंडिया में ही अडॉप्ट हो गए और इनका इंडियनाइजेशन हो गया, और इसी के वजह से इनका मिनांडर से नाम मिलिंद हो गया। मिनांडर के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज, या फिर मिलिंद के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कि ही वॉज अ वेरी क्यूरियस पर्सन। उनकी ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उन्हें हर चीज के आंसर चाहिए होते थे। उनके ब्रेन में काफी क्वेश्चंस होते थे कि वर्ल्ड क्यों एग्जिस्ट करता है, गॉड कौन है, गॉड कैसे मिलता है, आत्मा क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस उसके दिमाग में चलते रहते थे। और उन्होंने हर रिलीजन में इसके आंसर ढूंढने की कोशिश करी। उन्होंने ब्राह्मणिज्म में देखा, बट इन्हें कुछ समझ में नहीं आया। ब्राह्मणिज्म में हमने देखा था कि एक वैष्णविज्म होता है और एक होता है शैविज्म। दोनों को ट्राई करा, बट इन्हें तब भी कुछ नहीं मिला। इन्होंने जैनिज्म में भी एक्सप्लोर करा, इन्हें तब भी कुछ नहीं मिला। पर एक दिन क्या होता है, एक बुद्धिस्ट मंक नागसेना, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना ही है। तो बुद्धिस्ट मंक नागसेना इनकी कोर्ट में आते हैं, और इन जब भी वो उनकी कोर्ट में आते हैं तो मिनांडर ने उनसे क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट करे। पर जो बुद्धिस्ट मंक थे नागसेना, उन्होंने उस क्वेश्चंस के सारे आंसर उन्हें दे दिए। उससे इंप्रेस होकर मिनांडर ने अपना रिलीजन बुद्धिज्म रख लिया, ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। और जो वो डायलॉग्स हुए थे नागसेना और मिनांडर के बीच में, जितने भी वो डायलॉग्स हुए थे, वो रिकॉर्ड करे गए पाली लैंग्वेज में, जिन्हें हम बोलते हैं मिलिंद पानो। तो मिलिंद पानो, मिलिंद उसका नाम था मिलिंद, एंड पानो इज द क्वेश्चंस। तो द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, मिनांडर ने नागसेना से क्वेश्चंस पूछे, नागसेना ने आंसर दिए, मिनांडर ने और क्वेश्चन पूछे, नागसेना ने और आंसर दिए। तो जितना भी ये कन्वर्सेशन चल रही थी, डायलॉग चल रहे थे, ये सब रिकॉर्ड हो गए पाली लैंग्वेज में, जिन्हें हम बोलते हैं मिलिंद पानो। और इसका इंग्लिश मीनिंग है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। ये क्वेश्चन में यूपीएससी में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये था मिनांडर के बारे में। अब हम देखेंगे हेलियोडोरस। हमने देखा था कि डेमेत्रस किंग थे, ओके, ये इंडो बैक्ट्रियन रीजन के पूरे किंग थे। मिनांडर सिर्फ एक गवर्नर टाइप थे। अब डेमेत्रस की डेथ होती है, और उनके जो सक्सेसर होते हैं उनका नाम था एंटियाल सिडास। अब ये किंग है। तो जो हेलियोडोरस था, ये एंटियाल सिडास ने ही भेजा था सुंघास के कोर्ट में। ये एंटियाल सिडास किंग थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे, नॉर्थ वेस्टर्न वाले एरिया पे ये एंटियाल सिडास किंग थे। मथुरा तक उन्होंने अपना रूल एक्सटेंड कर दिया था, ओके, जहाँ पे मिनांडर भी था, मिनांडर ने करा था। पर जो गैंगेटिक वैली में, वहां पे डायनेस्टी चली थी सुंघास की। अब मैंने आपको बताया कि मिनांडर और वासुमित्र सुंगा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था, जब उन्होंने, मिनांडर ने जब पाटलिपुत्र को कैप्चर करने की कोशिश करी थी, तो वासुमित्र सुंगा ने उसे करने नहीं आती दिया था। तो तब किंग थे डेमेत्रियस, ओके। डेमेत्रियस की डेथ हुई, एंटियालसिडास नए किंग बने, और एंटियालसिडास सुंघास के साथ एक पैक्ट करना चाहते थे, ठीक है। तो इसलिए ही एंटियालसिडास ने सुंघास के कोर्ट में एक अपना एम्बेसडर भेजा, हेलियोडोरस। सो ही वाज द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ सुंघास। और सुंघा का उस टाइम पे रूलर था भगभद्र, ओके। सो भगभद्र किंग था सुंघा डायनेस्टी का,
भगभद्रा रूल कर रहा था गैंगेटिक वैली में सुंगा एम्पायर पे, और एंटिलसिडास जो किंग थे उन्होंने हेलियोडोरस को भेजा था भगभद्रा की कोर्ट में, और ये ग्रीक एम्बेसडर थे। अब मैं आपको बता चुका था कि जो सुंगा डायनेस्टी का जो रिलीजन था वो था ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म में वो काफी, दे वर द स्टॉन्च फॉलोअर्स ऑफ द ब्राह्मणिज्म, एंड ब्राह्मणिज्म में भी दे वर द वैष्णवाइट। मैंने आपको सिग्निफिकेंस में बताया था कि they were Sungas were the reason for the promotion of Vaishnavite culture, right? तो जो हेलियोडोरस थे ये वैष्णवाइट बन गए थे, ये इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे वैष्णवाइट से कि ये वैष्णवाइट बन गए, और इन्होंने गरुड़ पिलर को इरेक्ट करा बेसनगर में। गरुड़ पिलर इसलिए क्योंकि गरुड़ वाज द व्हीकल ऑफ लॉर्ड विष्णु, राइट? सो उन्होंने गरुड़ पिलर को इरेक्ट करा बेसनगर में, और जो बेसनगर है ये आज का विदिशा है मध्य प्रदेश में। तो हेलियोडोरस इसलिए इंपॉर्टेंट है। हेलियोडोरस किंग एंटिलसिडास ने भेजा था भगभद्रा की कोर्ट में, भगभद्रा सुंगा की कोर्ट में, और ये वहां पे जाके वैष्णवाइट बन गए थे, और इन्होंने गरुड़ पिलर को इरेक्ट करा था बेसनगर में। बेसनगर आज का विदिशा एमपी में। तो ये था बैक्ट्रिया के बारे में। अब बैक्ट्रिया को रिप्लेस करेंगे साइथियंस, क्योंकि यूची ट्राइब्स का प्रेशर साइथियंस के पास भी पड़ रहा है, तो साइथियंस ने बैक्ट्रिया को रिप्लेस, बैक्ट्रियन जो किंगडम था वहां पे गए। अब ये धीरे धीरे इंडिया में आएंगे साइथियंस। अब हम देखेंगे कैसे। साइथियंस को हम साकास भी बोलते हैं, ठीक है? तो साइथिया पहले यहाँ पे थे, ये था साइथिया की किंगडम, पर जब इन पे प्रेशर पड़ा ये यहाँ पे हुए, इन्होंने ये जो बैक्ट्रिया वाला किंगडम था यहाँ पे अपना रूल करा, और धीरे धीरे अब ये इंडिया में भी आने लगे, और उसे इंडो साइथियन किंगडम बना दिया। जैसे यहाँ पे इंडो बैक्ट्रियन किंगडम था बैक्ट्रिया के टाइम पे, उसी किंगडम को इन्होंने इंडो साइथियन किंगडम कर दिया, और वही सारे रीजन थे। मैं यहाँ पे मथुरा था, मथुरा तक रीजन था, पटालीपुत्र तक कोशिश करी थी बट हुआ नहीं था, और यहाँ पे हो चुका था, यहाँ पे अपोलोडोटस ने रूल कर दिया, एनेक्स कर दिया था। तो वही सारे रीजन थे साकास के टाइम पे भी। So the Sakas of the Scythians attacked Bactria and Parthia. इन्होंने बैक्ट्रिया के साथ पार्थिया को भी अटैक कर दिया था, and captured from the Greek ruler. ओके, फिर जब ये वाला एरिया इन्होंने नेक्स्ट करा, अब उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे आना स्टार्ट करा इंडिया में। सो दे ग्रेजुअली एक्सटेंडेड देयर रूल ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है? वही सारा रूल इन्होंने कर लिया जो इंडो बैक्ट्रियन के पास था। अब साकास की दो डिफरेंट ग्रुप थे, इसका मतलब साकास का इंडिया में दो प्रोविंसेस थे। मैंने बताया था कि सत्रप जो होता है उसका मतलब होता है प्रोविंस। इस साका के दो सत्रप्स थे, एक था ये वेस्टर्न सत्रप जिसकी कैपिटल थी उज्जैन, और एक था ये नॉर्दर्न सत्रप, ये उतना बड़ा एरिया जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला। मथुरा वॉज एन इंपॉर्टेंट सिटी बट तक्षशिला वॉज अ कैपिटल। ओके, सो इंडो साइथियन किंगडम में, साइथियन किंगडम और भी बड़ा था, साइथियन किंगडम अभी यहाँ पे भी था, ये पूरा ये यूची किंगडम बन गया था बाद में, पर क्योंकि यहाँ से यूची यहाँ पे मूव होने लगे थे, बट ये उससे पहले बैक्ट्रिया को जब इन्होंने रिप्लेस करा था, उससे यहाँ पे पार्थियंस को भी करा था, उसके बाद इंडिया आए थे, तो ये पूरा साइथियन किंगडम था। और अब फिर ये सिर्फ इंडो साइथियन किंगडम बचा था क्योंकि यूची ट्राइब और आगे मूव हो रही थी, यूची ट्राइब सबको खत्म कर रही थी। तो इस इंडो साइथियन किंगडम में दो सत्रप से, एक वेस्टर्न सत्रप, और सत्रप का मतलब प्रोविंस होती है, और एक था नॉर्दर्न सत्रप। नॉर्दर्न सत्रप की जो कैपिटल थी वो थी तक्षशिला, और वेस्टर्न सत्रप की जो कैपिटल थी वो थी उज्जैन, ठीक है? सिंपल है ये। अब हम इनके रूलर्स को देखेंगे, साकास के रूलर्स का। एक दो ही रूलर है, बस आपको याद होना चाहिए थोड़ा बहुत। बहुत सिंपल है साकास का। जो फाउंडर थे साका के वो थे मेयूस। सो ही वाज द फाउंडर ऑफ द साका रूल इन इंडिया, एंड हिज नेम वाज माउस, एंड उनका जो रेन था वो था फर्स्ट बीसीई के टाइम का। ओके, फिर इनके बेटे थे एजिस वन, ये मेयूस के बेटे थे, ये किंग बने। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये किंग बने थे तो वहीं से विक्रम एरा स्टार्ट होता है, इसलिए एजिस वन का रूल इंपॉर्टेंट है। तो मेयूस was the founder of Saka rule in India, and his son Aziz I became king, who was considered to be the founder of Vikram era. विक्रम एरा क्या है? विक्रम एरा हिंदू कैलेंडर है जो आज के नेपाल का ऑफिशियल कैलेंडर भी होता है। नेपाल का ऑफिशियल कैलेंडर है विक्रम एरा। ओके, ये याद होना चाहिए आपको, एजिस वन का नाम इसलिए याद होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है कि विक्रम एरा के टाइम पे कौन किंग थे, या विक्रम एरा कब से स्टार्ट हुआ है, तो एजिस वन के टाइम से स्टार्ट हुआ था। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हमने जब सतवाहन देखा था तो
सतवान एम्पायर ये था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था। और हमने ये भी देखा था कि सतवान के जो सबसे बड़े एनिमी थे वो थे साकाज। तो यहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता था इस वाले एरिया को लेके। इस वाले एरिया को लेके हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता था। कभी ये वाला एरिया सतवाना के पास आता था, कभी ये वाला एरिया साकाज के पास आता रहता था। वो आता रहता था। ये बस मैं आपको ऐसे मेंशन करना चाहता था ताकि अब जब आप सतवाना पढ़े तो आपको पता चले कि उसी टाइम पे ये सारे डेवलपमेंट हो रहे थे। तो ये साका का रूल था इंडिया में। सबसे पहले बैक्ट्रियन आए, फिर ये साइथियंस या फिर साकाज आए, अब आएंगे पार्थियंस। अब आप देखिए यूची ट्राइब पहले यहाँ पे थी, यहाँ से इन्होंने ये साइथियन वाले एरिया को एनेक्स करा। साइथियन वाले एरिया से अब ये बैक्ट्रियन वाले एरिया को भी एनेक्स कर दिया। अब यहाँ से ये पार्थियंस वाले एरिया को भी एनेक्स कर देगी। अब जब ये पार्थियन वाले एरिया को करेगी तो पार्थियंस के ऊपर प्रेशर होगा और वो अब इंडिया में आएंगे। और इंडिया में जब ये आते हैं तो इन्होंने साकाज रूलर्स को मार दिया था, साकाज को हटा दिया था और अपना पार्थियन किंगडम बना दिया था। इनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं, ये काफी कम टाइम तक रहे थे। बस इन्होंने साकाज को डिस्प्लेस करके अपना इंडो पार्थियन किंगडम बनाया था, दैट्स इट। और इसी एरिया में बनाया था, ये जो एरिया है इसी वाले एरिया में बनाया था और खत्म। अब हम सीधा पढ़ेंगे इस यूची ट्राइब के बारे में। अब ये यूची ट्राइब आएगी इंडिया और इन्हें हम देखेंगे। कुशन्स यूची ट्राइब ही है। कुशन्स वर द ब्रांच ऑफ यूची ट्राइब एंड जो उनका घर था, ओरिजिनल होम था, वो सेंट्रल इंडिया था। मैं आपको बताया था कि ये चाइना है और इसके वेस्ट में था यूची, ठीक है। यहाँ पे पाइथियन से साइथियन सॉरी, यहाँ पे बैक्ट्रिया था और इसके वेस्ट में थे पार्थियंस। यूची ने इन सबको पहले साइथियंस को हटाया, बैक्ट्रियन को हटाया, पार्थियन को हटाया और अब वो इंडिया में आएंगे। So they were the branch of Yuchi tribe. Original home was Central India. They first came to Bactria. मैंने आपको बताया बैक्ट्रिया था, displacing the Sakas. And then they moved to Kabul Valley and seized the Gandhar region. अब इन सबको हराने के बाद, ये वाला एरिया सब एनेक्स करने के बाद, अब ये इंडिया में एंटर करेंगे क्योंकि इन्हें जाना था चाइना असली में पहले। तो मैंने आपको बताया था चाइना वो ईस्ट साइड से असली नहीं जा पाए थे क्योंकि ग्रेट वॉल बन गई थी। तो अब वो पहले यहाँ पे आएंगे। इंडिया में इन्होंने इन्वेड करा। सबसे पहले ये काबुल वैली के पास गए और गंधार रीजन को एनेक्स कर लिया अपने किंगडम में और इससे ये बोलते थे कुशन एम्पायर। अब हम इनके रूलर्स को देखेंगे। इस कुशन एम्पायर के जो फाउंडर थे उनका नाम था कुजल कथफाइसिस या फिर कथफाइसिस वन। ये काफी अजीब नेम है बट आप देखिएगा कि इनका भी नेम कैसे चेंज होता है, इनका भी इंडियनाइजेशन होगा। ये जो कुजल कथफाइसिस थे, ही वाज द फाउंडर ऑफ कुशन डायनेस्टी एंड ही ऑक्यूपाइड काबुल वैली। सबसे पहले ये काबुल वैली कहाँ पे थी, यहाँ पे। ये काबुल वैली इन्होंने ऑक्यूपाई करी और यहाँ पे इन्होंने कॉइन्स इशू करे अपने नेम से। ही ऑक्यूपाइड काबुल वैली एंड इशूड कॉइन्स विद हिज नेम। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, जो ये सिस्टम हुआ था अपने नेम से कॉइन इशू करने वाला, ये से स्टार्ट करा था इंडो ग्रीक्स ने, मतलब बैक्ट्रियंस ने। जब डेमेटस आए थे, डेमेटस वाज द बैक्ट्रियन किंग, तो उन्होंने सबसे पहले ये वाला सिस्टम स्टार्ट करा था कि कॉइन्स इशू करना है बट अपने नेम से करना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, हु वर द फर्स्ट पीपल टू इशू कॉइन विद देयर नेम्स, तो दे वर द इंडो बैक्ट्रियंस या फिर इंडो ग्रीक्स, ओके। और यही चीज फिर इन कुजल कथफाइसिस ने करी थी। He occupied Kabul Valley and issued coins with his name. So he was not the first person. First person were the Indo-Bactrian or Indo-Greeks. अब इनके बेटे थे विमा कथफाइसिस या फिर जिन्हें बोलते थे कथफाइसिस 2। आप देखिए कुजल कथफाइसिस ने क्या करा था, सिर्फ काबुल वाले एरिया को एनेक्स करा था, राइट। काबुल वाला एरिया एनेक्स करा या फिर गंधार रीजन जो था। पर जो इनके बेटे थे विमा कथफाइसिस या फिर कथफाइसिस 2, इन्होंने पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को एनेक्स कर दिया था और वो एरिया मथुरा तक भी जाता था। तो इन्होंने पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को एनेक्स करा और मथुरा तक एक्सटेंड कर दिया था अपना कुशन एम्पायर। इनका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है विमा कथफाइसिस का, दैट ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट and this can be asked in the UPSC exam or any other state service exam. Who was the first person to issue gold coins in India? It was Vima Kathphises or Kathphises II. इससे पहले जितने भी कॉइन्स होते थे वो गोल्ड के नहीं होते थे।
तो सबसे पहले नेम वाला किसने करा था? इंडो बैक्ट्रियंस ने। और गोल्ड कॉइन सबसे पहले किसने इश्यू करा था? विमा कथफाइसिस या कथफाइसिस टू ने। Okay, so he issued gold coins with high sounding titles like the Lord of the Whole World. इनके जो कॉइन्स होते हैं उस पे टाइटल्स लगते थे लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड, मतलब ये अपनी सोवरेनिटी को दिखाना चाहते थे कि हम सबसे सुपीरियर है, सब लोग हमारे सामने झुको, हम ही हैं जो भी है। बट इनका ना धीरे धीरे इंडियनाइजेशन होने लगा था। ये आए थे कॉन्करर की तरह थे, बट इनका अब इंडियनाइजेशन होगा और वो हम विमा कथफाइसिस टू के टाइम से ही देखेंगे। ही बिकेम द डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिव। ठीक है, तो इन्होंने शिविज्म को अपना धर्म बना लिया था। तो ये कुछ स्टार्टिंग के अर्ली रूलर्स थे, कुजुल कथफाइसिस वन या फिर विमा कथफाइसिस टू। अब हम देखेंगे कनिष्क के बारे में। कनिष्क वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द कुशन डायनेस्टी एंड इस वीडियो में जितने भी आगे का हम देखेंगे वो सारा कनिष्क के ऊपर होगा। इनका जो रूल था वो 78 एडी से 120 एडी तक रहेगा और इनके रूल से ही साका एरा स्टार्ट हो जाता है। तो हमने देखा था विक्रम एरा कब स्टार्ट होता है? एजिस वन के टाइम से, राइट, एंड ही वाज द साका। बट साका एरा कब स्टार्ट होता है? साका एरा स्टार्ट होता है कनिष्क के टाइम से 78 एडी से, एंड साका एरा इज द हिंदू कैलेंडर एंड द ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ इंडिया। Vikram era was the official calendar of Nepal, but Saka era is the official calendar of India. So this you must remember. So he was the founder of Saka era, which starts from 78 AD. इनके ही रूल से स्टार्ट होता है। Apart from being a great conqueror, he was a great patron of religion and art. हम देखेंगे कि इन्होंने ये चाइना वाला एरिया भी कॉन्कर करा था थोड़ा, जिसमें कशगर आती है, तुर्फान आता है और एक यहाँ पे एक और आता है, ये इन्होंने कॉन्कर करा। इनके जो पहले वाले किंग थे विमा कथफाइसिस या कथफाइसिस टू, उन्होंने मथुरा वाले एरिया तक, जहाँ पे ये रेड लाइन में बना रहा हूँ, ओके, ये जहाँ पे ये वॉलेट लाइन बना रहा हूँ, इस वाले एरिया को कैप्चर करा था, एनेक्स करा था। पर कनिष्क ने अपना किंगडम एक तो यहाँ तक चाइना वाले एरिया तक भी करा, और ये उज्जैन और विदिशा, चंपा, पतालीपुत्र तक, और यहाँ आगे तक बोध गया भी आता है, वहां तक इन्होंने अपना एरिया एनेक्स कर दिया था। तो ही वॉज अ ग्रेट कॉन्करर बट ऑल्सो ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ रिलीजन एंड आर्ट, और इनकी ही वजह से इंडिया में काफी नए एलिमेंट्स आए सोसाइटी में, वो हम देखेंगे क्या क्या थे। अब हम कुशन के बारे में ही पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम कुशन के कॉन्क्वेस्ट देखते हैं। तो जब ये किंग बने थे, हिज एम्पायर इंक्लूड अफगानिस्तान, गंधार एंड पंजाब। मैंने आपको बताया था कि कथफाइसिस टू ने थोड़ा मथुरा वाला एरिया भी था, इसमें यूपी भी आप थोड़ा ऐड कर दीजिए, बट इतना पेनिट्रेटेड नहीं था। अफगानिस्तान था पूरा, गंधार वाला एरिया था, पंजाब वाला पूरा एरिया था। But later, he conquered Magad and extended his power as far as Pataliputra and Bodh Gaya. So he was the first foreign ruler who was able to conquer Magad. हमने देखा था कि मिनांडर जो इंडो बैक्ट्रियन थे, उन्होंने भी कोशिश करी थी मगध को एनेक्स करने की, पतालीपुत्र को एनेक्स करने की, बट वो नहीं कर पाए थे। वासुमित्र सुंगा ने उन्हें नहीं करने दिया था, बट इन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। इस टाइम पे जब ये थे, तब वहां पे कुशन डायनेस्टी थी। ओके, so he conquered Magad and extended his power as far as Pataliputra and Bodh Gaya. इतना डीपली पेनिट्रेटेड कर दिया था इंडिया के। According to Kalhan, he invaded Kashmir. Kalhan is an author who wrote Rajat Rangiri. It is based on history of Kashmir. तो कलन एक ऑथर है जिन्होंने रजत रंगिनी लिखी थी और ये हिस्ट्री बताते हैं कश्मीर की। सो उनके अकॉर्डिंग इन्होंने कश्मीर को भी इन्वेड करा था। जो इनके कॉइन्स थे वो काफी जगह मिलते हैं हमें, मथुरा में, श्रावस्ती में, कौसाम्बी, बनारस। मथुरा, श्रावस्ती, कौसाम्बी, बनारस, ये इनके जो कॉइन्स है काफी जगह हमें मिलते हैं। मैंने आपको अभी लास्ट वाली स्लाइड में बताया था, इन्होंने चाइना में भी कुछ पार्ट को एनेक्स करा था। सो ही फॉट विद चाइनीज जनरल पांचो बट लॉस्ट। पहले इन्होंने जो फर्स्ट एक्सपीडिशन था चाइना के अगेंस्ट, उसमें ये हार गए थे पांचों के अगेंस्ट में। बट सेकेंड एक्सपीडिशन करा और पन्यांग था उस टाइम पे चाइनीज जनरल, वो पांचों का बेटा था, उससे इन्होंने हरा दिया और चाइना की कशगर, यारकंड और खोतम अपने एम्पायर में एनेक्स कर दिया। ये चाइनीज टेरिटरी थी। ठीक है, तो जो इनका एम्पायर था वो गंधार था वेस्ट में हमारा, है ना। गंधार से वो जाता था बनारस, बनारस काफी ईस्ट में हो गया।
और नॉर्थ से जाता था, नॉर्थ में कश्मीर था, नॉर्थ से जाता था ये इनका मालवा तक। तो कुशन एम्पायर काफी बड़ा हो गया था। तो इनकी जो कैपिटल थी वो थी पुरुषपुर, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ी यूनिक सी है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि किसी भी किंग की कैपिटल पुरुषपुर या पेशावर है। पुरुषपुर को पेशावर बोलते हैं आजकल। तो इनकी जो कैपिटल है वो पुरुषपुर है, और मथुरा भी एक इंपॉर्टेंट सिटी बनी थी इनके एम्पायर के टाइम पे, क्योंकि मथुरा वहाँ पे हम देखेंगे मथुरा में मथुरा आर्ट डेवलप हुई थी, वो हम सब आगे देखेंगे। तो इनकी जो कैपिटल थी वो थी पुरुषपुर पेशावर। अब हम कनिष्क का बुद्धिज्म देखेंगे, कनिष्क और बुद्धिज्म का क्या रिलेशन है। जब हम जैनिज्म एंड बुद्धिज्म देख रहे थे उसमें हमने बुद्धिस्ट काउंसिल्स देखी थी, और हमने ये पढ़ा था कि कनिष्क के अंडर में ही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में। ये बुद्धिज्म में बहुत ही ज्यादा मानते थे। बट जो इनके कॉइन्स थे उसमें बुद्धा की भी इमेज थी, ग्रीक के गॉड्स की भी इमेज थी, और हिंदू गॉड्स की भी इमेज थी। तो इससे ये पता चलता है कि ये रिलीजन टॉलरेंट थे। ठीक है। So he embraced Buddhism, but his coins exhibit the image of Buddha, Greek and Hindu gods. So first point इनका ये हो गया, he was a religion tolerant. और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, द बर्थ ऑफ महायान बुद्धिज्म केम इनटू वॉक। मैंने आपको बुद्धिज्म के टाइम पे बताया था कि 3 टाइप के मेन बुद्धिज्म होते थे, और जो सबसे लेटेस्ट था वो था महायान बुद्धिज्म। और महायान बुद्धिज्म फोर्थ काउंसिल में ही बना था। महायान बुद्धिज्म ओरिजिनल टीचिंग से काफी अलग है बुद्धा की, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपको फिर से देखना है तो आप बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाले चैप्टर रेफर करिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि महायान बुद्धिज्म 72 एडी के आसपास बना था, और ये कनिष्क की पैट्रोनेज के अंडर में बना था, क्योंकि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क ने करवाई थी। ही सेंट मिशनरीज टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। अशोक ने भी भेजा था ये। अशोक जो मौर्यन एम्परर थे उसने भी बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए काफी मिशनरीज भेजी थी। इनफैक्ट उसने अपने बेटा और बेटी को भी भेजी था श्रीलंका में, जहाँ पे उन्होंने ओरिजिनल बोधि ट्री की एक ब्रांच लगाई थी। तो कनिष्क भी यही करेंगे। कनिष्क ने सेंट्रल एशिया और चाइना में बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए मिशनरीज भेजी। ठीक है। चैत्य विहार बनाए काफी जगह पे। मैंने आपको बताया था चैत्य क्या था। चैत्य इज द प्रेइंग हॉल एंड विहार इज द ड्वेलिंग प्लेस फॉर द मंक्स। ओके। ही पैट्रोनाइज बुद्धिस्ट स्कॉलर्स लाइक वासुमित्र, नागार्जुन एंड अश्वघोष। वासुमित्र बुद्ध स्कॉलर्स थे। ये वासुमित्र सुंगा नहीं है, वो डायनेस्टी कब की खत्म हो चुकी थी। नागार्जुन एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे जिन्होंने एक डॉक्ट्रिन बताई थी मिडिल वे की। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मिडिल वे स्कूल। एंड जो ये अश्वघोष थे, ही वॉज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी? अश्वघोष ने। दिस इज द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। ठीक है। तो अश्वघोष का आपको इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना है। तो ही पैट्रोनाइज बुद्ध स्कॉलर्स लाइक वासुमित्र को ये पैट्रोनाइज करते थे, नागार्जुन को पैट्रोनाइज करते थे, और अश्वघोष को भी पैट्रोनाइज करते थे। जो वासुमित्र का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फोर्थ काउंसिल हुई थी ये इन्होंने ही प्रिसाइड करी थी। करवाई तो इन्होंने थी, कनिष्क ने। पैट्रोनेज के में तो कनिष्क हुई थी, बट प्रिसाइड वासुमित्र ने करी थी। ही कन्वेड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल टू डिस्कस मैटर्स रिलेटेड टू बुद्धिस्ट थियोलॉजी, हम पढ़ चुके हैं, और यहीं पे ये महायान बुद्धिज्म को बॉर्न होता है। फेमस फिजिशियन चरक was also patronized by him। चरक उस टाइम पे फेमस फिजिशियन थे, एंशिएंट फिजिशियन थे, और ये भी कनिष्क मुनि काफी पैट्रोनाइज करते थे। अब हम थोड़ा ये देखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। इट वॉज हेल्ड इन 72 AD एट कुंडलवन कश्मीर, हम ये पढ़ चुके हैं सब। इट वॉज प्रिसाइडेड बाय वासुमित्र while अश्वघोष was his deputy under the patronage of King Kanishk of Kushan Empire। एंड अश्वघोष क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने लिखी थी बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र, दैट इज अ बायोग्राफी ऑफ बुद्ध। बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्ट्स, नेमली महायान एंड हिनायान। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। हिनायान पहले से था। ठीक है। एंड हिनायान की जो टीचिंग थी वो ओरिजिनल टीचिंग थी बुद्धा की, बट महायान बुद्धिज्म का यहाँ पे बर्थ होता है। तो ये था कनिष्क ऑफ बुद्धिज्म। अब कनिष्क की डेथ के बाद कुशन डायनेस्टी 150 साल तक और चलेगी। मतलब ये कुशन डायनेस्टी भी काफी चली थी। सो दे रूल फॉर अनदर 150 years। कनिष्क का बेटा था हुविष्क। ही वॉज द सन ऑफ कनिष्क एंड ही केप्ट द एम्पायर इंटैक्ट। इनके टाइम पे एम्पायर में कुछ भी नहीं हुआ। मथुरा बिकेम एन इंपॉर्टेंट सिटी अंडर हिज रूल। इनके ही टाइम पे मथुरा काफी इंपॉर्टेंट सिटी बनी थी, और वो हम देखेंगे आगे क्यों। एंड ही वॉज ऑल्सो द पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म लाइक हिज फादर। ओके। सो ही वॉज द हुविष्क हु वॉज प्रेजिंग द लॉर्ड बुद्धा। वासुदेव के बाद भी बहुत रूलर्स आए हैं कुशन डायनेस्टी में, बट वासुदेव वॉज द लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ कुशन डायनेस्टी। इनके टाइम पे
एम्पायर काफ़ी रिड्यूस हो गया था और ये शिव की वर्शिप करते थे। तो हमने कुशन डायनेस्टी के बारे में सारा पढ़ लिया। अब हम सेंट्रल एशिया कॉन्टैक्ट का इम्पैक्ट देखेंगे कि इंडिया पे सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड पॉटरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। इन फॉरेन इन्वेजन के बाद जो बिल्डिंग एक्टिविटीज थी वो काफ़ी एडवांस हो गई। पहले बर्न ब्रिक्स यूज होती थी बट इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं थी, बट इनके आने के बाद बर्न ब्रिक्स फ्लोरिंग के लिए यूज होने लगी और टाइल्स यूज होने लगे रूफिंग और फ्लोरिंग के लिए। टाइल्स वॉज एन ग्रेट अचीवमेंट। ओके, सो टाइल्स यूज होने लगे रूफिंग के लिए और फ्लोरिंग के लिए। ये तभी से हुआ था जब सेंट्रल एशियन के साथ हमारा कॉन्टैक्ट हुआ था। रेड वेव पॉटरी आई। ठीक है, रेड वेव पहले भी थी बट अब प्लेन भी थी और पॉलिश्ड भी थी विद मीडियम टू फाइन फैब्रिक। आप ये देख सकते हैं, ये काफी पॉलिश्ड रेड वेव पॉटरी है, काफी ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो एक तो बर्न ब्रिक्स का यूज होने लगा फ्लोरिंग के लिए, टाइल्स का यूज होने लगा रूफिंग और फ्लोरिंग के लिए, दोनों के लिए। रेड वेव पॉटरी थी जो प्लेन भी थी और पॉलिश्ड भी थी। ये रेड कलर आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। इसमें मीडियम टू फाइन फैब्रिक यूज होता था। अब हम थोड़ा ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी भी देखते हैं। बेटर कैवलरी इंट्रोड्यूस हुई, मतलब हमने देखा था कैवलरी क्या होती है, वो बेटर हो गई काफी। यूज ऑफ रेन्स एंड सैडल्स यूज होने लगे। ये होता है, ये रेन होता है, ये सैडल होता है। रेन वो होता है जिससे घोड़े को खींचते हैं और उससे डायरेक्शन देते हैं। तो दिस इज द रेन एंड दिस इज द सैडल। इसी टाइम से यूज होने लगा ये। इंट्रोडक्शन ऑफ टर्बन्स, ट्राउजर्स एंड हैवी लॉन्ग कोट। अगर आपने कनिष्क की मतलब फोटो देखी होगी कहीं ऐसी पुरानी, उसमें कहीं या फिर स्टैचू देखा होगा, इनका एक स्टैचू है हेडलेस स्टैचू, उसमें भी उन्होंने ट्राउजर पहन रखी है, एक कोट पहन रखा है हैवी लॉन्ग कोट, और इनके ही टाइम पे टर्बन्स भी यूज होने लगी। तो अब ट्राउजर्स यूज होने लगी, अब थोड़ा थोड़ा एडवांस होने लगी थी सब कुछ। कैप्स बनने लगी, बूट्स यूज होते थे, कनिष्क खुद बूट्स पहनते थे काफी। हेलमेट भी यूज होते थे एंड दे वर यूज बाय वॉरियर्स। तो अब चीजें एडवांस होने लगी। एस्ट्रोनॉमी थी हमारे इंडिया की, एस्ट्रोनॉमी हमारे इंडिया की बहुत अच्छी थी पहले से ही, बट ग्रीक्स के साथ आने में वो और भी ज्यादा प्रॉफिट उस पर होने लगा, बहुत ज्यादा एडवांस हो गई थी वो। कर्टेन्स का सिस्टम आने लगा। कर्टेन्स का सिस्टम ग्रीक से ही आया है और उसे हम बोलते थे यवनिका। ये संस्कृत वर्ड है, संस्कृत। तो कर्टेन्स को हमने यवनिका बोल रखा था। वो कनिष्क के टाइम पे वो सिल्क रूट को कंट्रोल करते थे, और जो सिल्क रूट होता है, और ये सिल्क रूट होता था ये चाइना से स्टार्ट होता था और कनिष्क के एम्पायर से ही निकलता था। तो कनिष्क को काफी प्रॉफिट होता था उसके बीच में। ठीक है, सेंट्रल एशिया तक जाता था, अफगानिस्तान तक जाता था और ईरान तक ये पूरा पहुंच जाता था, जो रोमन एम्पायर उस टाइम पे चल रहा था। तो सिल्क रूट इतना था एंड इट रिजल्टेड इन द ग्रेट इनकम फॉर क्वेश्चंस। तो उससे क्वेश्चंस को काफी प्रॉफिट होता था। हम पॉलिटी देखते हैं एक बार, ये भी काफी सिंपल है। क्वेश्चन किंग्स वर कॉल्ड सन ऑफ गॉड्स टू स्टेट द रॉयल अथॉरिटी। देवपुत्र, वो अपने आप को देवपुत्र बोलते थे। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन किंग जैसे कथफाइसिस था, कथफाइसिस टू ने जो गोल्ड कॉइन निकाला था, सबसे पहले कथफाइसिस टू ने निकाला था और उसमें उसने लिखा था द लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड। तो ऐसे ऐसे वो टाइटल्स यूज करते थे और अपने आप को वो भगवान के बेटे बताते थे, सन ऑफ गॉड, देवपुत्र, टू स्टेट द रॉयल अथॉरिटी। ओके, सत्रप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, सत्रप इज प्रोविंस, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो सत्रप बना देते थे वो काफी काफी, और उन्हें सत्रपी चलाता था, मतलब जो पूरा किंगडम था वहां पे किंग होता था और सत्रपी उन किंगडम्स को, छोटे छोटे जो प्रोविंसेस होते थे उन्हें चलाता था। तो एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस सत्रप्स और उन्हें चलाता था सत्रपी। हर एक प्रोविंस का एक सत्रपी होता था। अब मिलिट्री गवर्नरशिप थी। मिलिट्री गवर्नरशिप इसलिए थी क्योंकि ये फॉरेन रूलर्स थे। अब ये एक कंट्री में आए हैं, एक फॉरेन कंट्री में आए हैं, वहां पे रूल कर रहे हैं, तो वहां के जो लोग हैं उन्हें इनकी अथॉरिटी माने, तो इसलिए ही ये थोड़ा गवर्नरशिप मिलिट्री का यूज करते थे। मिलिट्री को यूज करनी पड़ती थी ताकि जो लोग हैं वहां के वो इनकी अथॉरिटी को माने और इन्हें हल्के फुल्के में ना ले। तो ये उनकी पॉलिटी थी कुछ। अब एक बार हम उनका रिलीजन देखते हैं। दे वर कंप्लीटली इंडियनाइज इन कोर्स ऑफ टाइम। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे कथफाइसिस से कोई कनिष्क बना, मिनांडर से कोई मिलिंद बना, तो वो धीरे धीरे इंडियनाइज होते गए। आए तो ये कॉन्करर्स से थे, दे केम एज कॉन्करर्स बट एब्जॉर्ब्ड इनटू वॉरियर्स। क्षत्रिय में ये कन्वर्ट होते गए, या फिर कुछ ब्राह्मण्स भी बने, कुछ ने वेशनाइट यूज करा, कुछ ने शिवाइट कोई बना, तो अलग अलग होते गए, कोई बुद्धिज्म में गया। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति दे वर सेकंड क्लास क्षत्रिय हु वर फॉलन फ्रॉम देयर ड्यूटीज। ये भी एक है, मनुस्मृति बताती है कि ये सेकंड क्लास क्षत्रिय, सेकंड क्लास क्षत्रिय वो होते थे जो अपनी ड्यूटी भूल चुके होते थे, वो अपनी ड्यूटी नहीं दे पाते थे, तो इन्हें ऐसे भी लोग बोलते थे।
सम कन्वर्टेड इनटू वैष्णविज्म जैसे हेलिडोरस जिसने गरुड़ पिलर इरेक्ट करा था, सम अडॉप्टेड बुद्धिज्म जैसे मिनांडर या फिर कनिष्क, एंड सम क्वेश्चंस अडॉप्टेड शैविज्म, सम वर बुद्धिस्ट एंड सम अडॉप्टेड वैष्णव, ये हम देख चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बना वो था आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सेंट्रल एशियन कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर था वो काफी डेवलप हो गया था और उसे काफी शेप्ड मिल गई थी। आर्ट दो टाइप की बनी कनिष्क के रूल में, ठीक है, एक थी गंधार आर्ट और एक थी मथुरा आर्ट, हम दोनों देखते हैं। तो गंधार आर्ट सबसे पहले पेशावर के आसपास बनी थी। पेशावर किसकी कैपिटल थी? कनिष्क की, पुरुषपुर, राइट, पेशावर को पुरुषपुर बोलते थे। तो वहीं पे गंधार आर्ट का डेवलपमेंट हुआ, वहीं पे ये इसका बॉर्न हुआ। ये फर्स्ट एंड सेकंड एडी के आसपास बनी, ठीक है, उसके बाद भी बनती गई, बट जो सबसे बड़े स्कल्पचर्स थे, अच्छे स्कल्पचर्स, वो इसी टाइम पे बने थे। Originated during Indo-Greek rulers but flourished under Sakas and Kushans, और Kushans में भी particularly Kanishk। मैंने आपको बताया था he was a conqueror but also a great patron of art and literature। So Indo-Greek rulers के आते ही गंधार आर्ट का डेवलपमेंट हुआ, बट ये जो फ्लोरिश हुई ये साकास और कुशन्स के अंडर में हुई। तो इट्स अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड ग्रेको रोमन एलिमेंट्स। इंडियन की जो आर्ट थी उसका मिक्सचर और जो रोमन की जो आर्ट थी उसका मिक्सचर। अब आपने देखा होगा रोमन एम्पायर, जब आपने कोई सीरीज देखी होगी या कुछ भी देखा होगा, आपने देखा होगा कि रोमन के स्टैच्यूज कैसे थे। अलेक्जेंडर का कैसे स्टैच्यू दिखा रखा है, बैठ के अपने चिन पे हाथ रखा, काफी मस्कुलर टाइप। तो वो एलिमेंट्स इंडियन एलिमेंट्स के साथ मिक्स हो गए और उससे गंधार आर्ट बनी। तो गंधार आर्ट की डेफिनेशन यही है, इट इज अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड ग्रेको रोमन एलिमेंट्स। अगर गंधार आर्ट के ऊपर यूपीएससी में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले ये वाली लाइन लिखनी है। जो इसमें स्कल्पचर्स बनते थे बुद्धा के बनते थे, और वो काफी अलग अलग साइजेस के होते थे, अलग अलग शेप्स के होते थे और अलग अलग पॉस्चर्स के होते थे, ठीक है। इट डिपिक्ट बुद्धा बर्थ, रिनंसिएशन एंड प्रीचिंग। और जो स्कल्पचर्स होते थे या तो बुद्धा के बर्थ के बारे में बताते थे, दिखाते थे, डिपिक्ट करते थे। जब वो बुद्धा प्रीच करते थे तब दिखाते थे, जैसे इसमें वो बुद्धा प्रीच कर रहे हैं। और रिनंसिएशन, जब बुद्धा अर्थ छोड़ के जा रहे थे तब उनके बारे में दिखा रखा है। अब हम गंधार आर्ट की फीचर्स देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। मोल्डिंग ह्यूमन बॉडी विद रियलिस्टिक मैनर विद मिनट अटेंशन टू फिजिकल फीचर्स। अब आप देखिए इन्हें कितना मस्कुलर बना रखा है, ये छोटे छोटे फिजिकल फीचर है। यहाँ पे हल्की सी स्माइल है, ये मस्कुलर हद से ज़्यादा बना रखा है, जैसे ग्रीक आर्ट में होता था। ये बहुत बड़ा फीचर था, मोल्डिंग ह्यूमन बॉडी विद रियलिस्टिक मैनर with minute attention to physical features. Those are the thick drapery with large and bold fold lines. This is drapery. This जो ये पहनते थे और ये जो आ रही है ना सलवटे टाइप, दिस इज ड्रेपरी। ये काफी थिक होती थी और बोल्ड होती थी काफी। जो इनके फोल्ड होते थे वो बहुत बोल्ड होते थे कि इतना दूर से ही दिख जाता था। रिच कार्विंग, एलैबोरेट ऑर्नामेंटेशन एंड सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। इनके बीच पीछे ऑर्नामेंटेशन भी होती थी, इसमें नहीं है क्योंकि फिर जब इन्वेजन हुआ था मुस्लिम्स का, वो सब लूट के ले गए थे, तो यहाँ पे ऑर्नामेंटेशन काफी हैवी होती थी इसमें। एंड मेन थीम वाज अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, महायानिज्म। हमने देखा था बुद्धिज्म नया बन चुका था, महायानिज्म का डेवलपमेंट हो गया था, बर्थ हो गया था। तो जितनी भी ये स्कल्पचर्स बनते थे वो मोस्टली महायानिज्म के ऊपर बनते थे। तो दैट वाज द गंधार आर्ट। अब हम लास्ट देखेंगे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ये मथुरा में बनी और वो आज के उत्तर प्रदेश में है, ये सबको पता है। इट फ्लॉरिश्ड इन द फर्स्ट एडी। गंधार आर्ट कब हुई थी? फर्स्ट एंड सेकंड एडी, बट मथुरा आर्ट हुई थी फर्स्ट एडी। ये डिफरेंस आ सकता है, तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बुद्धा exhibit the spiritual feeling which was absent in Gandhar school of art and it is a very important point। आप देखो ये यहाँ पे थोड़ा स्पिरिचुअल लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा भगवान टाइप है, राइट। वहां पे उन्हें थोड़ा मस्कुलर बना दिया, वहां पे उन्हें थोड़ा हीरो टाइप बना दिया जैसे रोमन वाले करते थे। सो ये थोड़ा डिफरेंस था मथुरा आर्ट और गंधार आर्ट में। मथुरा स्कूल ऑल्सो कार्व आउट द इमेज ऑफ शिवा एंड विष्णु अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट पार्वती एंड लक्ष्मी। जो गंधार आर्ट था वो जो स्कल्पचर्स बनाता था वो सिर्फ बुद्धा के ऊपर था, बट मथुरा में बुद्धा के ऊपर तो था ही, बट उसके साथ शिव विष्णु के भी थे और उनके कॉन्सेप्ट पार्वती और लक्ष्मी के भी फिगर्स बनते थे। इन्हीं के साथ साथ यक्षिनी के भी और अप्सरा के भी फिगर्स बनते थे। फीमेल फिगर्स ऑफ यक्षिनी एंड अप्सरास वर ब्यूटीफुली कार्व्ड। So these were some difference between the Mathura school of art and the Gandhar school of art।
ये जो टॉपिक है ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर का है और ये वाला टॉपिक हम वहीं पे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको बेसिक दिया है अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फॉरेन इन्वेजन ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न टाइम्स। ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक था, तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम संगम एज देखेंगे और संगम एज के बाद हम गुप्ता एम्पायर को देखेंगे। ठीक है, संगम एज में हम थोड़ा साउथ इंडियन हिस्ट्री देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है और यूपीएससी आजकल पूछ लेता है। बट वीडियो के स्टार्टिंग से पहले मैं आपको एक बार पूरा डेवलपमेंट बताऊंगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तब तक आप वीडियोस बाकी देखते रहिएगा।